आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक एजुकेशनल ये वीडियो लेकर के आए हैं जो कि इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और आप जैसा कि ये बोर्ड में देख रहे होंगे कि मैंने एक टर्म लिखा है कि फिस्कल डेफिसिट, और जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये राजकोषीय घाटा। तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट है क्या, और अगर फिस्कल डेफिसिट ये बढ़ती है ये किसी भी आपको ये कंट्री में, तो उसके ये परिणाम क्या होते हैं। मतलब ये फिस्कल डेफिसिट का इकोनॉमिक ये मैनेजमेंट के ऊपर या इकोनॉमिक जो ये कंडीशन होती है किसी भी ये देश के अंदर, उसके ऊपर ये क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों का आज का ये वीडियो है। और ये प्रतियोगी ये परीक्षाओं के अगर ये दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और जिसपे कि अक्सरहा ये सवाल जो है ये भिन्न भिन्न एग्जामिनेशंस में आपको यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, एसएससी में भी और दूसरे अन्य जगहों पे भी इससे रिलेटेड ये सवाल जो है ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो एक चीज मैं आपको ये शुरू में ही बता दूं कि पूरे इकोनॉमिक्स में अगर कहीं पे भी ये फिस्कल वर्ड आ रहा है, ये टर्म फिस्कल हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय, तो इसका ये मतलब है कि इसमें ये जरूर ऐसी है कोई ना कोई ये बातें ये की गई हैं जो कि ये गवर्नमेंट के ये रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। यानी कि जो सरकार का राजस्व होता है, यानी कि ये सरकार की जो ये प्राप्तियां होती हैं ये आय के रूप में, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है यानी उसका जो ये व्यय होता है उसी से रिलेटेड, यानी कि ये बातें जो हैं उन्हीं बातों को हम लोग ये राजकोषीय ये बातें ये बोलते हैं। तो राजकोषीय ये जहां भी ये वर्ड आएगा तो यानी कि आपको ये पब्लिक फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट ये एक वर्ड टर्म है। तो आप ये सीधा सीधी ये मतलब ये समझिएगा कि यहां ये सरकार के एक्सपेंडिचर और उसके ये राजस्व यानी कि रेवेन्यू, उसके ये रिसिप्ट से संबंधित ये बातें उसमें हुई हैं या उससे वो रिलेटेड वो बातें हैं। अब हम लोग आते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो डेफिसिट का ये लिटरल मीनिंग जो है उसका मतलब होता है ये घाटा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोगों के ये घर का ये जैसे मान लीजिए कि एक महीने का ये बजट है, तो ये बजट जो होती है उसमें हम लोग जो अनुमानित आय और अनुमानित ये आपको ये व्यय होता है उसी का ये लेखा जोखा हम लोग ये रखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई हाउस होल्ड है और उस हाउस होल्ड में यानी कि उस ये घर में आगे आने वाले आपको एक महीने के अंदर अगर अनुमानित आय है, अगर मान लीजिए कि ये 500 रुपया, यानी एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू या एस्टिमेटेड जो इनकम है वो मान लीजिए कि ये 500 रुपया है, और उस यानी हाउस होल्ड में जो अनुमानित जो ये व्यय है एक महीने का, वो अगर मान लीजिए कि अगर उसको ये देखा गया या उसके बारे में यानी कि ये कैलकुलेट ये किया गया या देखा गया कि अनुमानित यानी कि व्यय ये कितना हो सकता है एक महीने के अंदर, तो वो पाया गया कि मान लीजिए कि ये 600 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि उस हाउस होल्ड के लिए जो अनुमानित यानी कि आय है ये विभिन्न ये स्रोतों से वो 500 रुपया है, और अनुमानित ये व्यय जो है ये 600 रुपया है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप ये बैलेंस ये निकालिएगा इसमें, तो ये बैलेंस में आपको ये क्या होगा कि अनुमानित ये आपको ये व्यय जो है यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो एस्टिमेटेड वो रेवेन्यू या इनकम से वो ज्यादा है।
इसका यह मतलब है कि उस हाउस होल्ड में ये 500 रुपया इनकम के तौर पे आने की संभावना है, लेकिन ये खर्च होने की जो संभावना है ये 600 रुपया है। तो उस ये बजट में ये डेफिसिट हो गया, यानी उस हाउस होल्ड के ये बजट में ये डेफिसिट हो गया, ये कितना का? तो ये 100 रुपये का। तो ये आपको अब उस हाउस होल्ड को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो अनुमानित आय है ये 500 रुपया, और उससे ये ज्यादा जो ये 100 रुपये का जो ये व्यय जो अनुमानित है, तो वो अतिरिक्त ये 100 रुपया ये कहां से हमें ये लाना पड़ेगा। तो ठीक यही चीज जो है ये गवर्नमेंट के भी एक केस में होती है। यानी इसको ऐसे समझिए कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक अपकमिंग ईयर के लिए एक वो बजट बनाती है, और आप लोग भी ये सुनते होंगे कि ये सरकार ने ये बजट को बनाया और ये बजट को ये संसद में प्रस्तुत किया है, और ये संसद में उसके ऊपर ये चर्चा होती है, फिर उसके ऊपर ये लोकसभा में ये वोटिंग होती है। यानी कि जब ये संसद उस ये बजट को ऑथराइज कर देती है, तो फिर ये सरकार को अधिकार मिल जाता है कि उसका जो भी उसने ये बताया है संसद को कि आगे आने वाले साल में हम इतना पैसा या इतना रुपया ये खर्च करना चाहते हैं इस ये मद में, और उन खर्चों को ये पूरा करने के लिए हम इतना इतना ये यानी कि टैक्स लगाना चाहते हैं ये जनता के ऊपर। तो उसी से संबंधित ये बिल्स होते हैं उसमें। यानी कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हो जाती है, और हम लोग जानते हैं कि ये मनी बिल के मामले में जो एक्सक्लूसिव जो अधिकार है ये लोकसभा का है। यानी कि जब ये लोकसभा यानी कि प्राइमरली ये लोकसभा जब सरकार का अनुमानित जो व्यय की राशि है और जो ये सरकार की अनुमानित जो आय की राशि है, जिसको कि टैक्सेशन पॉलिसी हम बोलते हैं सरकार का, यानी कि आपको सरकार जो है वो बताती है ये पार्लियामेंट को कि हम इस मद में इतना इतना ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, हमको ऑथराइजेशन दीजिए। यानी कि वो पार्लियामेंट से वो ये परमिशन मांगती है। तो बजट पे जब ये चर्चा होती है और ये दो बिल्स जब ये पास हो जाते हैं ये बजट के, एक को एप्रोप्रिएशन एक्ट बोलते हैं, और एप्रोप्रिएशन एक्ट जो होता है वो सरकार को इस बात के लिए ऑथराइज करता है कि सरकार ये खर्च कर सकती है। यानी कि जिस मद में उसने ये जितना पैसा ये मांगा है, तो पार्लियामेंट ने उसको ऑथराइज कर दिया कि आप ये खर्च कर सकते हैं भारतवर्ष की ये संचित आपको यानी कि संचित ये निधि से। और दूसरा ये फाइनेंस बिल होता है उसी में। तो फाइनेंस बिल इस चीज के लिए ऑथराइज करता है ये सरकार को कि ये सरकार जो है वो यानी कि टैक्स लगा सकती है वो जनता के ऊपर। यानी कि ये सरकार का जो भी ये प्रपोजल है कि अब किस मद में हम कितना टैक्स लगाना चाहते हैं, यानी इनकम टैक्स कितना होगा, आपको ये कॉर्पोरेशन ये टैक्स कितना होगा, ये कैपिटल ये गेन्स टैक्स कितना होगा, जीएसटी कितनी होगी। तो जितने भी प्रकार के ये टैक्सेशन के ये प्रपोजल्स होते हैं, तो उससे संबंधित जो ये बिल होता है ये बजट के अंदर, उसको हम लोग ये फाइनेंस बिल बोलते हैं। और जब ये फाइनेंस बिल भी ये पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है, उसको ये पास कर देती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सरकार को यानी कि ये परमिशन मिल गया, यानी कि ये गवर्नमेंट जो है वो लीगली ऑथराइज हो गई कि वो देश की जनता के ऊपर या लोगों के ऊपर या संस्थाओं के ऊपर वो ये टैक्स को लगा सकती है। तो यानी कि ये सरकार जब ये बजट ये प्रस्तुत करती है, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे कि फिस्कल घाटा ये क्या है। तो बहुत ही सामान्य अर्थ में समझिए कि सरकार जो भी ये बजट ये बनाती है, तो उस ये बजट में ये निश्चित रूप से उसके ये दो भाग होंगे। यानी कि अगर ये सरकार के ये बजट को देखा जाए तो एक तरफ सरकार रिसीप्ट्स को बताती है। रिसीप्ट्स का मतलब हुआ कि रेवेन्यू, और दूसरे तरफ एक्सपेंडिचर। यानी कि बजट में ये सरकार ये बताती है
यानी कि समझ ले बजट में इस चीज का लेखा जोखा होता है कि आगे आने वाले अपकमिंग साल के लिए यह सरकार की अनुमानित आय कितनी है, यानी एस्टिमेटेड ये रिसिप्ट्स कितना है, और सरकार का अनुमानित एक्सपेंडिचर कितना है। अनुमानित का मतलब हुआ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको इस चीज को समझना होगा कि ये बजट जो है वो हमेशा अपकमिंग ईयर के लिए होता है, यानी कि वो ये प्रोस्पेक्टिव होता है। आगे आने वाले साल के लिए ये बजट यानी कि प्रस्तुत किया जाता है सरकार के द्वारा ये पार्लियामेंट में। तो निश्चित रूप से उसमें ये जो भी यानी आय का ये प्राकलन होगा या एस्टिमेट होगा वो आपको एस्टिमेटेड ही होगा, यानी अनुमानित ही होगा, और सरकार की जो अनुमानित ये व्यय की राशि होगी वो भी अनुमानित ही होगी। तो ये बजट हमेशा ये प्रोस्पेक्टिव होता है, और प्रोस्पेक्टिव का ये अर्थ हुआ कि ये बजट जो है वो हमेशा आगे आने वाले साल के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि अभी वो साल आया नहीं है, लेकिन ये सरकार जो है ये अनुमान लगा रही है कि हमको इस मद में इतने ये खर्चों की जरूरत ये पड़ेगी, और उस खर्चों को ये यानी कि पूरा करने के लिए हम जो यानी अनुमानित जो आय है या रिसिप्ट्स है हम यहां से ये प्राप्त करेंगे। तो बजट जो होता है ये सरकार की अनुमानित आय और व्यय की जो राशि है उसी का ये लेखा जोखा है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो भी आगे आने वाले ये साल के लिए। अब देखिए होता क्या है, हम लोग ये बहुत ही ये सिंपल अर्थों में इसको समझे कि मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट जो है वो दर्शा रही है अपने ये बजट में कि हमारी जो अनुमानित जो ये व्यय की राशि है, अब सरकार ये भिन्न भिन्न यानी कि वो ये मद में उसका ये व्यय होता है, यानी कि आपको ये डिफेंस एक्सपेंडिचर भी है, एजुकेशन के ऊपर भी एक्सपेंडिचर है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक्सपेंडिचर है। मतलब ये सरकार की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ये मिनिस्ट्रीज होती हैं उन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ये मिनिस्ट्रीज या आपको जो मंत्रालय होते हैं या विभाग होते हैं या उससे रिलेटेड जो अटैच्ड ऑफिसेस होती हैं, तो हर एक विभाग का हर एक मंत्रालय का अपना कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर है। ये गृह मंत्रालय का भी एक्सपेंडिचर है, आपको यानी कि विदेश मंत्रालय का भी एक्सपेंडिचर है, ये कृषि मंत्रालय का भी एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे ऐसे ये जितने भी ये मंत्रालय हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ये विभाग हैं या जितने भी ऑफिसेस ये काम कर रही हैं, उन सारे ये विभागों की ऑफिसेस की अपने अपने एक्सपेंडिचर हैं। तो सरकार का अगर अनुमानित एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए कि एक साल में अगर ये 500 रुपया है, ये समझाने के उद्देश्य से हमने लिखा कि सरकार अगर ऐसा अनुमान कर रही है कि हमारा आगे आने वाले साल में एक्सपेंडिचर जो है ये 500 रुपया है, लेकिन यह सरकार की अगर अनुमानित यानी कि आय की राशि अगर मान लीजिए कि ये 400 रुपया ही है, तो फिर यहां पे ये डेफिसिट हो गया। यानी कि अगर सरकार की अनुमानित ये व्यय की राशि ये 500 रुपया है और सरकार की अनुमानित आय की राशि अगर ये 400 रुपया ही है, तो फिर वैसी स्थिति में यहां पे जो डेफिसिट है ये बजट के अंदर यानी कि जो ये घाटा है ये बजट के अंदर ये 100 रुपये का हुआ। अब सरकार जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को तो वो रोक नहीं सकती, या सरकार को अपने एक्सपेंडिचर को ये पूरा करना है। तो गवर्नमेंट जो है जो ये अतिरिक्त ये 100 रुपये की जो जरूरत है जो कि आपको यानी कि यहां पे अनुमानित उसकी आय ये 400 रुपया है और सरकार की ये आपको अनुमानित व्यय की जो राशि है ये 500 रुपया है, तो ये गवर्नमेंट जो है ये 100 रुपया ये बोरोइंग के लिए जाती है।
ये बोरोइंग हो गई, यानी उधार लेती है ये गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट जो उधार लेती है, यही आपको ये फिस्कल डेफिसिट है। यानी इसका यह अर्थ हुआ कि ये गवर्नमेंट की जो भी अनुमानित जो ये व्यय की राशि है, इसी को ये बजटरी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं या टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसमें से आप ये घटा दीजिए ये टोटल रेवेन्यू को, और अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर अगर ये ज्यादा है टोटल रेवेन्यू की तुलना में या टोटल ये रिसिप्ट्स की तुलना में, तो जितना से ये घट रहा है वो अमाउंट, जैसे कि इस केस में हमने बोला कि यहां ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये 500 रुपया है और सरकार की यानी कि टोटल रिसिप्ट जो है ये 400 रुपया है, तो यहां ये डेफिसिट ये कितना का बन रहा है, ये 100 रुपये का। तो 100 रुपया जो है वो सरकार ये बोरोइंग के लिए जाएगी, यानी कि वो उधार लेगी, और यही जो ये बोरोइंग होती है ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का ये फिस्कल डेफिसिट है। यानी इसको ये दूसरे अर्थों में, यानी कि अगर ये बोला जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार की वो लियाबिलिटी को बताती है, और लियाबिलिटी का ये अर्थ हुआ कि ये सरकार जो है वो अपने वो खर्चे को ये पूरा करने के लिए, यानी कि वो खर्चा जो कि उसके ये रेवेन्यू से ये पूरा नहीं हो पाया, तो उस अतिरिक्त खर्चे को ये पूरा करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है वो आपको ये कितना रुपया या कितना ये धन जो है वो, यानी कि वो ये आपको ये बोरो कर रही है मार्केट से। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा ये गवर्नमेंट की लियाबिलिटी को बताता है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस चीज को बताता है कि आपको ये गवर्नमेंट जो है उसने कितना ये बोरो किया है, उसने ये कितना उधार लिया है। यानी कि दूसरे रूप में इसका यह अर्थ हुआ कि ये सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गई है, और उसका जितना एक्सपेंडिचर है उतना, यानी अमाउंट या उतना ये मनी जो है उतने का राजस्व जो है ये, यानी कि गवर्नमेंट ये जुटा नहीं पा रही है, और जिसके के कारण वो, यानी कि जो पैसा अपने ये खर्च को पूरा करने के लिए जो पैसा ये मार्केट से उधार ले रही है, तो वही यानी कि फिस्कल डेफिसिट है, ये राजकोषीय घाटा है आपको ये गवर्नमेंट का। और यहां पे ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ये ध्यान में रहे कि ये सारे डिस्कशन जो है वो आपको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हो रहे हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार के बारे में हो रहे हैं। तो एक लाइन में आपको ये ध्यान में रखना है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की लियाबिलिटी को बताती है, यानी कि आपको ये गवर्नमेंट ने ये कितना ये बोरो किया है ये मार्केट से, और किस चीज के लिए बोरो किया है। तो ये यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि खर्चा जो है ये बढ़ा हुआ है, और यानी कि जितना ये खर्चा है उतना का राजस्व ये गवर्नमेंट ये जुटा नहीं पा रही है। तो ये जितना का ये घाटा हुआ, जितना का डेफिसिट हुआ, उस डेफिसिट को ये पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ये बोरो कर रही है ये मार्केट से या आपको ये किसी भी स्रोत से, तो ये गवर्नमेंट की लियाबिलिटी है, और आपको यही ये फिस्कल डेफिसिट है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट को अगर यानी कि ये सामान्य ये शब्दों में लिखा जाए तो इसका ये अर्थ हुआ, आप ये फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर। यहां ये टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि ये गवर्नमेंट का आपको ये जो भी ये टोटल एक्सपेंडिचर है, अब यानी कि ये लेंथी आपको ये वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा मैं ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि ये सरकार के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको भी ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दूसरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
ठीक उसी प्रकार से यह सरकार का जो राजस्व जो होता है, जो उसकी रिसिप्ट्स होती हैं यानी कि प्राप्तियां होती हैं, उसको भी ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरे को बोलते हैं ये कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर में आपको यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपको ये टोटल रिसिप्ट्स यानी कि कुल आपको ये व्यय माइनस कुल ये प्राप्तियां, और इसमें एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग मीन्स होता है ये छोड़ करके, यानी कि ये सरकार की जो भी ये प्राप्तियां हैं, तो उन ये प्राप्तियों में जो ये बोरोइंग से जो पैसा आ रहा है यानी उधार लेकर के जो पैसा आ रहा है आप उसको हटा दीजिए, और ये टोटल एक्सपेंडिचर में से ये टोटल रेवेन्यू को घटा दीजिए, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। तो यही आपका होता है ये फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। यानी कि दूसरे रूप में ये अर्थ हुआ कि सरकार का ये जो भी एक खर्चा है वो तो है, वो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल खर्चा में से आपको ये टोटल रेवेन्यू को घटाना है। अब यहां पे एक चीज समझ लीजिए, टोटल रेवेन्यू जो होता है यानी कि इसके भी ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि ये सरकार की जो ये प्राप्तियां हैं उसको भी ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपको आते हैं ये टैक्स रिसिप्ट्स, यानी कि जो सरकार जो ये टैक्स लगाती है तो उससे जो ये धन की प्राप्ति होती है उसको इसमें रखते हैं, या नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी इसमें रखते हैं। तो नॉन टैक्स ये रिसिप्ट्स में जैसे मान लीजिए कि आपको ये फीस हो गया या फाइन्स हो गई या स्टेट हो गया, स्टेट नहीं है, हाँ स्टेट भी आ जाएगा। इसके अलावा स्पेशल एक्सेसमेंट होती है, या सरकार मान लीजिए कि स्पेक्ट्रम का ये सेल कर रही है उससे जो आय की प्राप्ति हो रही है, या सरकार के अंदर जो ये पीएसयूज ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर रही हैं तो वो जो अपना वो डिविडेंड जो शेयर कर रही हैं यानी उनको अगर कोई लाभ हो रहा है तो उस लाभ का एक हिस्सा जो ये गवर्नमेंट को दे रही है, तो ये सब आ जाते हैं ये सब किसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। यानी इसके भी अंदर ये दो कैटेगरीज होती है, एक को बोलते हैं ये टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरे को बोलते हैं ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। और अगर ये कैपिटल रिसिप्ट्स को आप देखिएगा तो ये कैपिटल मद में जो ये प्राप्तियां होती हैं इसके भी ये तीन कंपोनेंट्स हैं। एक को बोलते हैं रिकवरी ऑफ द लोन्स, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको यानी कि जो ये लोन्स ये दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन टेरिटरीज को या किसी एक कॉरपोरेशन को, तो जब उसकी ये रिकवरी हो जाती है तो उससे जो आगत होती है, उससे जो आय की प्राप्ति होती है उसको हम लोग रखते हैं ये कैपिटल रिसिप्ट्स में। और ये दूसरा इसका कंपोनेंट है ये बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग्स या अदर लिएबिलिटीज, यानी कि ये सरकार अगर कोई उधार लेती है या अन्य किसी भी प्रकार की लिएबिलिटी है तो उससे जो ये धन की प्राप्ति होती है, यानी कि ये सरकार जो उधार लेती है और उससे जो ये धन की प्राप्ति होती है उसको भी रखा जाता है ये कैपिटल रिसिप्ट्स में। और तीसरा इसका कंपोनेंट है जैसे कि ये डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सरकार गई है, यानी कि अगर ये सरकार अपने एसेट्स को ये बेच रही है, किसी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपने ये शेयर को बेच रही है, या
आपको किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उसने यानी कि समझ लीजिए बेच ही दिया, तो उससे जो ये धन की ये प्राप्ति होती है, यानी कि ये डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से ये प्राप्त जो राशियां होती हैं, उनको भी रखा जाता है ये कैपिटल रिसिप्ट्स में। तो आप देखिए कि आपको यानी रिसिप्ट वाले ये साइड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है ये कैपिटल रिसिप्ट्स। और ये कैपिटल रिसिप्ट्स में ही ये बोरोइंग वाला कंपोनेंट है। तो होता क्या है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर जो तो है वो तो है ही, और उसमें से आप घटाइए किसको, तो ये टोटल रिसिप्ट्स यानी कि जो भी ये कुल ये प्राप्तियां हो रही हैं उसको आप यानी कि घटाइए, लेकिन ये टोटल ये प्राप्तियों में आपको ये बोरोइंग से जो राशि ये प्राप्त हो रही है उसको ये नहीं रखना है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये टोटल रेवेन्यू और एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, यानी कि ये टोटल रेवेन्यू में जो ये बोरोइंग से जो राशि जो जा रही है उसको इंक्लूड ये नहीं करना है। यानी दूसरे रूप में इसका यह अर्थ हुआ कि फिस्कल डेफिसिट इस चीज को बताता है कि हमारा जो भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कि 500 रुपया उसका ये टोटल एक्सपेंडिचर है, और इस ये 500 रुपया में से ये 400 रुपया जो है ये गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, 400 रुपया ये गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से और ये डिसइन्वेस्टमेंट से और आपको यानी कि रिकवरी ऑफ ये लोन से उसको ये जुटा ले रही है। तो अगर मान लीजिए कि ये 400 रुपया ये जुटा ले रही है तो 100 रुपया ये गवर्नमेंट का डेफिसिट हुआ, तो वही 100 रुपया ये गवर्नमेंट जो है ये बोरोइंग के लिए जाती है, यानी कि वो उधार लेगी, और वही जो राशि है जो उधार की जो राशि है वही ये फिस्कल डेफिसिट होता है ये गवर्नमेंट का। यानी कि मूल रूप में बात यही है कि गवर्नमेंट जो है उसकी फिस्कल डेफिसिट ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि ये किसी भी एक कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को ये बताता है, या वो इस चीज को बताता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फिस्कल मैनेजमेंट है या फिस्कल डिसिप्लिन है, यानी कि राजकोषीय अनुशासन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कंट्री का ये किस प्रकार से ये किया जा रहा है उसको ये प्रदर्शित करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये किसी भी एक कंट्री के अंदर, ये आपको फिस्कल डेफिसिट ही होता है। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की लिएबिलिटी को बता रहा है, यानी कि ये गवर्नमेंट की ये बोरोइंग को बता रहा है। अब ये गवर्नमेंट जो है ये बोरोइंग ये मुख्यतः ये 3 स्रोतों से करती है। एक आपको या तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेगी, या वो ये पब्लिक ये बोरोइंग पे जाएगी, यानी कि वो ये कॉमर्शियल बैंक्स या सामान्य लोगों से वो ये ऋण लेगी अपना ये बॉन्ड जारी करके, या भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको ये जारी करके। और तीसरा, अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिकली उसकी फाइनेंशियल नीड्स ये पूरा नहीं हो पा रही हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट जो है ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो विदेशी संस्थाएं होती हैं जैसे कि IMF हुआ यानी इंटरनेशनल या मॉनिटरी फंड हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, तो यानी कि वहां से वो लोन लेना वो चाहती है। तो गवर्नमेंट की जो यानी कि बोरोइंग है उसके ये मुख्यतः ये 3 स्रोत हैं। एक RBI है, दूसरा ये पब्लिक ये बोरोइंग है यानी कि सामान्य जनता या कॉमर्शियल बैंक से उधार लेना हमारे देश के अंदर, और अगर इन यानी कि ये घरेलू माध्यमों से अगर उसके नीड्स ये पूरा नहीं हो पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी कि ये बाहर की ये दुनिया यानी कि विदेशों से वो आपको ये ऋण लेती है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बेसिकली इसी चीज को बताता है
कि गवर्नमेंट की ये बोरोइंग क्या है, यानी कि ये गवर्नमेंट की लिएबिलिटी क्या है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट एक सेफ लिमिट के बाद अगर वो ये ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो फिर इसका इफेक्ट जो है ये आपको इकोनॉमी के ऊपर और पूरे ये देश के ऊपर बहुत ही गंभीर पड़ता है। और इस दिशा में हमारे देश के अंदर 2003 में यानी कि आपको ये फिस्कल मैनेजमेंट FRBM एक्ट यानी कि आपको फिस्कल ये रेगुलेशंस एंड ये आपको ये बजट ये मैनेजमेंट एक्ट ये पास किया गया था। और उस ये कानून के हिसाब से आपको यानी कि ये फिक्स किया गया कि आगे आने वाले दिनों में जो फिस्कल डेफिसिट है ये जीडीपी का यानी कि ये 3% होना चाहिए, यानी इस लिमिट पे ये लाना है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को यानी कि स्टैंडर्ड रूप से ये प्रकट किया जाता है या उसको एक्सप्रेस किया जाता है ये जीडीपी के ये परसेंटेज के रूप में। तो यानी ऐसा ये माना जाता है कि अगर ये जीडीपी का ये 3% के अराउंड अगर फिस्कल डेफिसिट अगर वो ये घूम रहा है तो फिर यानी उसके आसपास अगर ये मौजूद है तो ज्यादा ये परेशानी वाली ये बात नहीं है, वो ये मैनेजेबल ये लिमिट है। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट ये बहुत ही अगर ज्यादा हो जाए, ये 6% अगर 60% से अगर ऊपर चला जाए तो फिर इसका जो असर है वो असर हमारे इकोनॉमिक हमारे कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के भी ऊपर ये पड़ता है और इसका एडवर्स इफेक्ट ये पड़ता है। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी कि आप समझिए कि मुद्रा स्फीति ये बढ़ जाएगी। फिर हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ये क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, ये भी एक खतरे में ये पड़ सकती है। और हमारे ये कंट्री की जो ये रेटिंग है, जो इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी की जो ये रेटिंग है उसको ये रिड्यूस कर दिया जाता है और जिसके के कारण ये यानी कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर ये आपको यानी कि ये कम आएंगे। फिर इसका असर जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर इस भी तरीके से ये पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट जो है अगर ये बहुत ही ज्यादा अगर ये बोरोइंग के लिए अगर वो जा रही है, ये पब्लिक के बोरोइंग पे अगर वो निर्भर वो कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे देश का जो ये मनी मार्केट है उस ये मनी मार्केट से अधिकतर पैसा जो है ये यानी कि गवर्नमेंट जो है ये बोरोइंग के रूप में उठा ले रही है। तो अगर यानी कि अधिकतर ये पैसा जो है हमारे ये मनी मार्केट से या हमारे ये बैंकिंग सिस्टम से निकल करके अगर वो ये गवर्नमेंट के पास से चली जा रही है उसके डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो इसका ये मतलब है कि हमारे ये मनी मार्केट में ये फंड का अभाव हो जाएगा और ये प्राइवेट सेक्टर को ये फंड की उपलब्धता जो है ये आपको ये कम हो जाएगी और जिसका कि इफेक्ट जो है यानी इन्वेस्टमेंट के भी ऊपर ये पड़ेगा। तो इसी को ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का ये मतलब हुआ कि यानी कि सरकार जो है अपने फिस्कल डेफिसिट को ये पूरा करने के लिए वो देश के ये मनी मार्केट से वो ज्यादा पैसा वो उधार के रूप में वो सरकार ही ले रहे आपको यानी कि ले रही है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ये फंड की उपलब्धता जो है ये काफी रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ये कंट्री के अंदर ये प्रभावित होने लगता है आपको निगेटिवली, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ये फंड्स की उपलब्धता नहीं हो पाती है, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी को ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी बोलते हैं और जो कि हमारे देश के ये जीडीपी आपको ये ग्रोथ रेट को ये निगेटिवली अफेक्ट करता है। तो फिस्कल डेफिसिट के ये बहुत सारे ये दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन एक बात और सही है कि अगर ये फिस्कल डेफिसिट को एक मैनेजेबल या लिमिट में रखा जाए तो फिर
एक डेवलपिंग ये कंट्री के लिए ये एक वरदान भी है, क्योंकि ये जीडीपी ये ग्रोथ को ऊपर उठा भी सकता है। क्यों? कि अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को ये बढ़ा रही है, तो ये देखना होगा कि ये गवर्नमेंट अपने ये किस टाइप के एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, मतलब यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के वो ज्यादा ये प्रोजेक्ट ला रही है, या गवर्नमेंट ये प्लांट मशीनरी ये सब ये बैठा रही है, तो अगर उस मद में ये ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है और उस एक्सपेंडिचर को ये पूरा करने के लिए अगर ये गवर्नमेंट जो है ये बोरोइंग पे जा रही है, यानी कि उधार लेकर के वो उन सारे एक्सपेंडिचर को अगर ये फंडिंग कर रही है, तो फिर यानी कि वैसे सारे एक्सपेंडिचर से, यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, आपको ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का अगर ये निर्माण हो रहा है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये काम किया जा रहा है, तो यानी कि ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, ये कंट्री के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट को लाएंगे और एक लॉन्ग रन में हमारा जो इकोनॉमी के ग्रोथ है उस इकोनॉमी के ग्रोथ को वो आगे बढ़ाएंगे। और जब एम्प्लॉयमेंट को लाएंगे तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो उनकी ये परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, फिर ये डिमांड जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर, और डिमांड जनरेट होगा तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई साइड है यानी कि प्रोड्यूसर्स जो हैं ये भी ये मोटिवेटेड होंगे, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ये बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, और जिससे कि ये जीडीपी ये ग्रोथ जो है ये बूस्टअप होगा। तो ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ये किस टाइप के एक्सपेंडिचर को वो ये बढ़ा रही है। अगर वो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है और उस एक्सपेंडिचर को वो फुलफिल करने के लिए अगर ये गवर्नमेंट ये बोरोइंग पे जा रही है, तो फिर एक हद तक या एक लिमिट तक ऐसी ये बोरोइंग जो है, ऐसा उधार जो है ये वरदान साबित हो सकता है वो डेवलपिंग ये कंट्रीज के लिए और खास करके ये भारतवर्ष जैसे ये देश के लिए। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको ये जीडीपी का अगर ये 3% के अराउंड में रहे, ये 3 से ये 4% के अराउंड में रहे, तो ये एक अच्छा रिजल्ट वो देगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। और एग्जैक्टली ये भारत, ये सरकार ने यानी कि विभिन्न सरकारों ने और एक लंबे टाइम से इस दिशा में बहुत ही कमेंडेबल ये कार्य किया है। और यानी कि अभी के टाइम में जो फिस्कल डेफिसिट है हमारे ये कंट्री के अंदर वो ये जीडीपी का वो लगभग ये 4.8% है, जो कि ये किसी भी तरीके से ये एक अनमैनेजेबल ये लिमिट ये नहीं बोला जा सकता है। मतलब ये कुल मिला जुला करके हमारे ये कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट की ये फिस्कल डिसिप्लिन है, जो राजकोषीय अनुशासन है, वो एक ठीक ठाक वो स्तर में वो चल रही है। तो आशा है कि ये चीज आगे भी ऐसे ही ये फिस्कल ये मैनेजमेंट की जो स्थिति है या फिस्कल डिसिप्लिन की जो स्थिति है वो देश के अंदर ये बनी रहे। खैर ये वीडियो ये लंबा हो चला है, अब इससे रिलेटेड एक और वीडियो कि ये फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड अन्य भी ये बहुत सारे ये फैक्टर्स है जिसको कि एक वीडियो में यानी कि सम्मिलित ये नहीं किया जा सकता। तो एक वीडियो इसके ये जस्ट बाद और हम ये बनाएंगे और इन दोनों को अगर एक वो सक्सेशन में अगर ये देखा जाए, एक दूसरे के बाद देखा जाए, तो बहुत सारी ये चीजें जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर होंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है फिस्कल डेफिसिट, और इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मैंने आप सभी लोगों को बताया। और खास करके स्टूडेंट्स और वैसे लोग जो कि ये जागरूक लोग हैं, जो कि ये चीजों को ये समझना चाहते हैं, जो अपने ये दिमाग को ये खुला रखना चाहते हैं और जो चाहते हैं
कि उनके विचार उनके अपने ये खुद के विचार हो, वो कहीं से इंपोर्टेड या कहीं से यानी कि दूसरे जगत से इंस्पायर्ड वो विचार ना हो, तो फिर वैसी स्थिति में ऐसी बहुत सारी ये चीजें होती हैं जिससे कि रिलेटेड ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को ये समझना होता है। क्योंकि अगर हम लोग अपने दिमाग में बाहर के ही ये विचारों को, जो आयातित ये विचार हैं, अगर केवल उसी को ये ठूंसते रह जाएंगे अपने दिमाग में, तो फिर हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है, हमारा जो रैशनलिज्म होता है, हमारी जो ये तार्किकता होती है, हमारी जो व्यक्तिनिष्ठता होती है, तो फिर उसका ये क्या मोल रह जाएगा। अगर भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है तो हमें दी है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी ये बुद्धि का इस्तेमाल ये ठीक ढंग से करें, चीजों को अपने से समझें, और चीजों को समझने के पश्चात हम लोग किसी मुद्दे के ऊपर अपनी ये राय को बनाएं। तो ये एक वह प्रोसेस होता है ये ओपिनियन मेकिंग का, या किसी भी ये चीज के बारे में ये राय बनाने का। तो उसके लिए ये जरूरत होती है कि जो भी ये चीजें हैं, जो भी ये मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उन ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से ये समझ लिया जाए। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो उससे जो आगे की ये फर्दर एनालिसिस होगी वो सही पर्सपेक्टिव में होगी, वो सही ये डायरेक्शन में होगी, और वो जो आपके ये विचार होंगे वो आपके अपने विचार होंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हमेशा हम लोग ये किसी ना किसी यानी एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव मुद्दे के ऊपर ही ये वीडियो बनाते हैं। तो आज का भी वीडियो इसी बारे में था, फिजिकल डेफिसिट के बारे में। हमें आशा है कि एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। होपफुली अगले दिन हम लोग इस बारे में ये प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को ये ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।